मुझे एक भरोसा देना है। आपका भाई अजीत पवार आपके साथ है। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, दो गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। रहिए खुश और निर्भीक। मैं सैयद अतीक। दर्शक, इस वक्त हमारे साथ एक बहुत अहम और बड़ी पर्सनालिटी मौजूद है। मेरी मुराद है सैयद जलालुद्दीन साहब से, जो एनसीपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और माइनॉरिटीज के नेशनल चेयरमैन हैं और वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं। सैयद जलालुद्दीन साहब, आपका अपडेट इंडिया में स्वागत है। आज आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम अपनी टीम की तरफ से आपको खैर मकदम कहते हैं, आपको वेलकम करते हैं। जलाल साहब, आपका उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से ताल्लुक है, वहां पैदा हुए। अब आप महाराष्ट्र में एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के एक बड़े पद पर हैं, तो उत्तर प्रदेश से बॉम्बे तक का सफर और अब राजनीति के बड़े मंच पर क्या एक्सपीरियंस रहा और किस तरह से इस तरह की यूपी से लेकर के महाराष्ट्र तक आप किस तरह से आपको इन चीजों की तरफ आने का मौका मिला, दर्शकों को बताइए। अतीक भाई, मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये इस अहल समझा कि मुझे गुफ्तगू के लिए वक्त निकाला और आप तशरीफ लाए पार्टी दफ्तर। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। ऐसा है कि ज़माने तालिब इल्मी में जब मैं जमात हश्तुम में, जिसे आप कहें कि 8वीं जमात में जब था, तो मैं मुंतकिल हुआ आजमगढ़ से मुंबई। वालिद साहब वहाँ कारोबार करते थे, तो उन्होंने तालीम के लिए यहाँ पर हमें बुला लिया। वहाँ मैं पढ़ता था, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, हिंदी संस्कृत के सारे मज़ामीन थे। मुंबई आ गया तो यहाँ उर्दू मीडियम में, उस स्कूल का नाम था मौलाना आज़ाद हाई स्कूल, तो उसमें उर्दू मीडियम में मेरा दाखिला हो गया, जहाँ सारे सब्जेक्ट मेरे लिए ऐसे थे कि नामानूस था। मैं उस जुबान से भी उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन अल्लाह के शुक्र एहसान है कि वहाँ मेहनत की और वहाँ अच्छे असातिज़ा मिले और उनका फैज़ान ये रहा कि ज़ुबान भी बेहतर हो गई और फिर वहाँ से मैंने बीकॉम LLB किया बॉम्बे से। साहब, इस वक्त आप मुंबई हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं और प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन राजनीति जो महाराष्ट्र की है उसमें भी आपका बड़ा योगदान है। आप एनसीपी शरद पवार या एनसीपी अजीत दादा पवार, आप किसके साथ हैं? जो जिस तरह के, देखिए, ऐसा है कि हम तो हैं अजीत दादा पवार के साथ। आप हमारे दफ्तर में हैं तो आपने देखा होगा कि आज बड़ी चहल पहल है, इसलिए कि अजीत पवार साहब की आज सालगिरह है और उनकी यौम विलादत की वजह से, उनकी बर्थडे की वजह से यहाँ पर जो है आज हम लोगों ने भी बड़ा फंक्शन रखा है। और अक़लीती शोबे की जानिब से हमारी जो कौमी मजलिस आमला है, जिसे आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी कहते हैं, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का भी आयोजन किया गया है। और ऐसा है कि हमारी पार्टी का समझौता जो है, मैं उस पर जो आपने सवाल नहीं उसमें नहीं, लेकिन मैं उसकी वजाहत करता चलूँ खुद से कि हमारा समझौता महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ है। अब हमारा ऐसा मानना है कि सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म की बहस अब बहुत बेमानी हो गई है। कौन सेकुलर है, कौन कम्युनल है, इस पर गुफ्तगू करना थोड़ा दुश्वार काम है। उसकी वजह यह है कि थोड़ा सा हम सेकुलर ताकतों का महाराष्ट्र में मुहासबा करते चलें। एक तरफ कांग्रेस, शिवसेना और शरद पवार साहब की एनसीपी है, तब हमको ये समझ में नहीं आता कि साहब ये जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे वाली, बाल ठाकरे की, ये किस तरह से सेकुलर हो गई। क्योंकि इन उद्धव ठाकरे साहब आज तक जो है एलानिया और फखरिया ये कहते रहे कि बाबरी मस्जिद को हमने गिराया। वो बाबरी मस्जिद भी नहीं कहते, बाबरी को हमने गिराया, वो ढांचा हमने ध्वस्त किया, हमें गर्व है हमारे सैनिकों ने ये किया।
इनके यहाँ एक साहब हैं, उनका नाम है संजय राउत, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और शिवसेना का जो ऑफिशियल ऑर्गन है जिसका नाम सामना है, उसके अंदर उनके मज़ामीन मुसलसल छपे और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और अपने अवामी इज्तिमाआत में उन्होंने इस बात का मुतालबा किया कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों से उनके वोटिंग राइट्स ले लेने चाहिए। आप गूगल करें, ये आपको मिल जाएगा। अब आज की तारीख वो सियासी जमात इंडिया गठबंधन के साथ गई और उन्होंने जो है मतलब ये राहुल गांधी के साथ और इनके साथ गए। पहले तो ये हो 92-93 के राइट्स की अगर आप रिपोर्ट उठा के देख लें जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन की, तो उसे वाज़ेह हो जाएगा कि साहब ये जो है बम्बई शहर को एक बार नहीं कई बार बम्बई और उसके आसपास में भिवंडी के फसादात रहे हों, 71 के, 84 के, 92, 93 के, ये शिवसेना ने करवाए। और अब शिवसेना जो है एक बड़ी सेकुलर जमात हो गई, इनके साथ आ गई गठबंधन में, तो इसलिए अब ये बहस जो है बेमानी हो गई। हमारी पार्टी के जो रहनुमा हैं जनाब अजीत दादा पवार, जो हमारी पार्टी के कौमी सरबराह हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने हर मौके पर बहुत खुल करके जो है इस बात का ऐलान किया कि साहब महाराष्ट्र में हमारी पार्टी जो है भले बीजेपी के साथ है अलायंस में, लेकिन हम उनके आइकॉन्स को अपने आइकॉन नहीं मानते। ना हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, ना हम जो है आपके सावरकर को, न गुरु गोलवालकर को, न हेडगेवार को हम अपना आइकॉन नहीं मानते। ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, डॉक्टर अंबेडकर, ये हमारे आइकॉन हैं। पंडित नेहरू, ये आइकॉन हैं हमारे। तो हमारे कहने मकसद ये कि हमारी पार्टी ने एक स्ट्रेटेजिक अलायंस उनके साथ किया है। हम जो है यहाँ पर उनके साथ नजरियाती बुनियाद पर नहीं, वहां पर एक सूबे को चलाने के लिए हमारी पार्टी ने उनके साथ हिस्सेदारी की। और मैं एक मिनट आपको एक चीज और बताता चलूं कि हमारी पार्टी इख्तिदार में हिस्सेदारी के सवाल पर अक़लियतों को भरपूर हिस्सेदारी मिले, इसके लिए नुमायां कोशिश कर रही है। फिलहाल साहब एक स्ट्रेटजी की बात की आपने अजीत दादा पवार की, तो एक स्ट्रेटजी का एक हिस्सा तो ये भी बहुत बड़ा है कि उत्तर प्रदेश के माइनॉरिटी के सईद जलालुद्दीन का वो नेशनल चेयरमैन माइनॉरिटीज बनाया है जनरल सेक्रेटरी के साथ साथ। उत्तर प्रदेश में चाहे वो अखिलेश यादव हैं, AIM है, ये लोग मुसलमानों के वोट पे दावा, मुसलमानों पे दावा करते हैं। तो अब NCP अजीत दादा पवार ने जो आपको माइनॉरिटी की जिम्मेदारी नेशनल लेवल पे दी है, आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी माइनॉरिटीज? ऐसा है कि यकीनी तौर पर 2027 में उत्तर प्रदेश में इंतखाबात होंगे। हमारी पार्टी अपनी दागबेल वहां डाल चुकी है और हम लोग जो है जिलाई सतह पर भी अपनी पार्टी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करीब वहाँ बड़े इजलास वगैरह होंगे। और दूसरी बात, दावा तो कोई कुछ भी करे, कितने बड़े सेकुलर हैं अखिलेश के अब्बा को आप जानते होंगे, मुलायम सिंह यादव साहब को, वहां पर 7% यूपी में यादव है और वहां पर मुसलमान जो है आप जानते हैं कि ऑफिशियली 21% कहते हैं, 25% से ज्यादा है। वो जो है उनको पूरी तरह से मुसलमान मिन हैसल कौम मिन हैसल जमात उनको वोट करने का काम करता रहा है। और इन्होंने हमेशा हर दौर में बाप बेटों ने दोगलेपन का काम किया है। मैं आपको बताता चलूं कि बाबरी मस्जिद की शहादत में अब तक सिर्फ एक शख्स को सजा हुई है एक दिन की, वो था कल्याण सिंह। कल्याण सिंह जब वहां से निकले बीजेपी से, तो इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने पिछड़ा अलायंस के नाम पर, पिछड़े इत्तेहाद के नाम पर उनको जो है कल्याण सिंह के साथ इत्तेहाद किया। कल्याण सिंह की मंजूर नजर कुछ उम्राएं हुआ करती थी, उनको जो है वहां पर वजारत का दर्जा दिया। कल्याण सिंह के बेटे को उत्तर प्रदेश में वजीर बनाया। और तो और साक्षी महाराज जो बाबरी मस्जिद की शहादत का जिसके ऊपर मुल्जिम है, जिस पर केस चला, रायबरेली कोर्ट में चल रहा था बाज़ाब्ता, वो जो है साक्षी महाराज को राज्यसभा में भेजने का काम किया उन्होंने। तो ऐसे पवन पांडे जो बाबरी मस्जिद की शहादत का एक मुल्जिम रहा है, उसको जो है उन्होंने MLA बनाने का काम किया। तो वो तमाम ताकतें जो मुसलमानों को जो है
दरपेआजार है जो उनके लिए, उनको इख्तिदार में जो है लाने का काम, उनके साथ इत्तेहाद का काम, आजम खान जैसों ने उस वक्त बड़ी मुखालफत की, उनको हाशिए पर लाने का काम किया। तो ये तो मुलायम सिंह है। अखिलेश यादव को भी आप जान ही रहे हैं कि अखिलेश के दौर में मगरबी उत्तर प्रदेश में जिस तरह के फसादात हुए और जो उसका रोल था वो यकीनन काबिल मजम्मत है। और उसी के साथ साथ आप अगर वहां देखेंगे, जैसे एक वाकया ज़हन में आया कि प्रतापगढ़ में यहाँ पर राजा भैया जो है उनकी वजारत में उनका वजीर था, और राजा भैया के दौर में ज़ियाउल हक नाम का एक DYSP था। उस DYSP को जो है वहां प्रतापगढ़ में गोली मारी गई, और राजा भैया ने उसको अपनी गाड़ी में जो है पीछे हाथ बांध करके उस DYSP को अपना टेरर फैलाने के लिए उस शख्स ने वहां पर अपनी गाड़ी के पीछे रस्सी में बांध करके उनको भेजने का मतलब खींचा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, और बाद में बड़े हंगामे के बाद उनको जो है इन्होंने अखिलेश ने वजारत से हटाया, और एक जो है इंक्वायरी सेटअप करके 4 महीने के बाद उनको वापस जो है वजीर बना करके लाया। और आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस किस तरह के मुसलमानों को झांसे दिए। एक चीज और ज़हन में आई कि मुलायम सिंह यादव ने उस वक्त कहा कि हम अगर इख्तिदार में आए तो 18% रिजर्वेशन मुसलमानों को देंगे। अब आपकी आबादी ऑफिशियली 18% जो है, तो आप 18% को 18% नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस रिजर्वेशन पर है कि जिस कम्युनिटी का जितना बड़ा अगर उसको रिजर्वेशन मिलना है तो जो आबादी है उसका 50% जो है ही आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। अगर मुसलमानों को आप रिजर्वेशन देने की बात करेंगे तो 9% आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने झांसा देने के लिए कह दिया कि हम 18% दे देंगे। 5 साल इख्तिदार में रहे, न 9% दिया न 18% दिया। तो जैसा बस एक आखिरी सवाल कि क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब अजीत दादा पवार की तरफ निगाह रखे, एक उम्मीद की, एक खुशहाली की, जिस तरह से आप माइनॉरिटीज के नेशनल चेयरमैन है, जनरल सेक्रेटरी एनसीपी के अलावा, तो क्या ये मान के चले कि 27 में आप अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का जो दावा माइनॉरिटीज के मुसलमानों पे है उस पर सेंध मारने के लिए आप आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि उनका असल में जिस तरह से उनका हक जमाते हैं वो गलत है। मुसलमानों को उन्होंने झांसा देने का काम किया है, उनको पूरी तरह से एक्सपोज करने का काम। MIM जो जिस तरह की सियासी जमात है उस पर मैं ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा है कि उनकी नेक नियति इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कासिम रजवी की पार्टी, कासिम रजवी बानी रहा है इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, जिसकी बेहूदगी की वजह से वहाँ के मुसलमानों ने हैदराबाद जो स्टेट था उसके मुसलमानों को जो है सजा भुगतनी पड़ी, और पुलिस एक्शन जो हुआ उससे नस्लें वहाँ की याद करती हैं कि क्या कुछ ज्यादती हुई। तो कासिम रिजवी भाग के चला गया, और इनके दादा जो थे अब्दुल वहीद और इसी, ये लोग ऐसा वैसी लिखते हैं जैसे लगता है कि हजरत अवैस करनी की औलाद हो। ये महाराष्ट्र में एक जगह लातूर है, लातूर में एक कस्बा है उसका नाम औसा है। इनको उसूली तौर पर औसी लिखना चाहिए, और ये अवैसी लिखते हैं, ऐसा गोया कि ये हजरत ख्वाजा अवैस करनी की औलाद हो। तो ये जो है आपको शायद मालूम हो कि 92 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मक्का मस्जिद जो है उसके अंदर वहां के नौजवानों ने हैदराबाद के इनके बाप सलाउद्दीन अवैसी को घेरा और उनसे कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत में तुम्हारा क्या रोल है, तुमने किस तरह की सांठगांठ की थी, तुम क्यों वहां से बाहर हट गए थे। तो इसके बाद जो है उनके सर पर मक्का मस्जिद में कुरान करीम रख करके उनको हलफ लेना पड़ा कि नहीं, मैंने RSS के साथ कोई सांठगांठ नहीं की थी बाबरी मस्जिद के सिलसिले में। तो उनका अपना मामला जो है मशकूक रहा है, और वो कहीं न कहीं यकीनी तौर पर हाशिया बरदार हैं किसी न किसी के, वो आप भी बेहतर जानते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के लाखों एहसान और शुक्र है कि उनके ताल्लुक से लोगों में बड़ी बेदारी आ गई है, और मुझे लगता है कि ज्यादा नुकसान वो पहुंचा नहीं सके। बहुत शुक्रिया सैयदुद्दीन साहब। तो दर्शकों,
सईद जलालुद्दीन साहब, जिनका ताल्लुक आजमगढ़ से रहा, पैदा वहां हुए आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में, और बॉम्बे की सियासत का इस वक्त बड़ा चेहरा है। और अजीत दादा पवार की एक स्ट्रेटजी के तहत आपको माइनॉरिटीज का चेयरमैन ऑल इंडिया बनाया, जनरल सेक्रेटरी एनसीपी के साथ साथ। तो इस वक्त जलालुद्दीन साहब का ये कहना कि 27 में जो मुसलमानों को रिझा रहे हैं अखिलेश यादव या AIM-IM, उसका विकल्प के तौर पर एनसीपी अजीत दादा पवार भी आ रहे हैं। बने रहिए अपडेट इंडिया में। मैं सैयद खुश और निर्भीक, मैं सैयद अतीक।